नमस्कार, यूपी की इवनिंग न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शद। आइए नजर डालते हैं दिन भर की 10 बड़ी खबरों में। लोकसभा चुनाव से पहले प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण शिविर 2024 का आयोजन लखनऊ में कांग्रेस कमेटी की ओर से किया गया। यूपी प्रभारी अविनाश पांडे प्रशिक्षण शिविर में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने राहुल को अमेठी और प्रियंका को रायबरेली से चुनाव लड़ने का प्रस्ताव रखा। आजमगढ़ में सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव के क्षेत्र भ्रमण कार्यक्रम में मारपीट का वीडियो सामने आया। बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता आपस में मारपीट करते नजर आ रहे हैं। इस मारपीट के दौरान धर्मेंद्र यादव मौके पर मौजूद रहे। बसपा ने श्रावस्ती से सांसद राम शिरोमणि वर्मा को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। बसपा के जिला अध्यक्ष सुनील सावंत ने पत्र जारी कर उन पर पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप लगाया है। वहीं सपा बागी विधायक राकेश प्रताप सिंह, मनोज पांडे और विनोद चतुर्वेदी को वाई कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान की गई है। एक दिन पहले अभय सिंह को भी वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। अपना दल कमीरावादी ने मिर्जापुर, फूलपुर और कौशाम्बी लोकसभा सीटों के लिए घोषित अपने उम्मीदवारों के नाम वापस ले लिए हैं। पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा पटेल ने इस बारे में निर्देश जारी किया। उन्होंने कहा कि जल्द ही नई संशोधित सूची जारी की जाएगी। 54 रुपए की कोयला चोरी का मुकदमा मुरादाबाद के रेलवे कोर्ट में पूरे 32 साल तक चला। हैरानी की बात यह है कि जिसके खिलाफ ये केस इतने सालों तक चला उसे एफआईआर की भनक तक नहीं लगी। मामला तब सामने आया जब मुरादाबाद आरपीएफ की एक टीम कोर्ट का वारंट लेकर बरेली में मुलजिम को अरेस्ट करने घर पहुंची। सांसद दानिश अली के खिलाफ कांग्रेस के एक गुट ने दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय पर पहुंचकर प्रदर्शन किया। दरअसल बसपा से निष्कासित होने के बाद दानिश अली ने पिछले दिनों कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी। अब कांग्रेस से अमरोहा सीट पर टिकट के प्रबल दावेदार होने पर कांग्रेस के एक गुट ने प्रदर्शन किया। झांसी में आज पुलिस इंस्पेक्टर के घर में किराए पर रह रही महिला ने दूसरी मंजिल से कूदकर जान दे दी। 4 महीने पहले उसके पति की जॉब चली गई थी। इस बीच पति पत्नी में अक्सर विवाद होता था। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। झांसी में महज 300 रुपए के लिए युवक की हत्या कर दी गई। युवक गांव के 6 लोगों को हार्वेस्टर मशीन पर काम करने के लिए ले गया था। वहीं मजदूरी में मिले कम पैसे पर 2 सगे भाइयों ने मारपीट के बाद युवक का गला घोट दिया। पुलिस दोनों आरोपियों की तलाश कर रही है। लखनऊ में शॉपिंग करने गई महिला कांस्टेबल से चेन लूटकर एक व्यक्ति फरार हो गया। महिला सिपाही की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। मुजफ्फरनगर में एक महिला वकील ने भाजपा नेता के उत्पीड़न से तंग आकर जहर खा लिया। गंभीर हालत में महिला वकील को एक नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है। पीड़िता का बयान लेने के बाद पुलिस जांच में जुटी है। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले फेज का बिगुल बज चुका है। सीएम योगी मथुरा से चुनाव प्रचार की शुरुआत करने जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने 3 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव के लिए 3 प्रत्याशी उतार दिए हैं। वहीं जयंत चौधरी भी 8 लोकसभा सीटों पर चुनाव प्रचार करेंगे। बसपा प्रमुख मायावती ने श्रावस्ती के बसपा सांसद राम शिरोमणि वर्मा को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया। इसके अलावा सपा के बागी विधायक विनोद चतुर्वेदी और राकेश प्रताप को वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण शिविर 2024 का आयोजन लखनऊ में कांग्रेस कमेटी ने किया। यूपी प्रभारी अविनाश पांडे प्रशिक्षण शिविर में पहुंचे। उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन के हर उम्मीदवार को हम सबको जिताना है। इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। यूपी में कांग्रेस उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी जल्द कर दिया जाएगा। केंद्र से यूपी में 17 सीटों के नाम फाइनल कर दिए गए हैं। कर्नाटक में बीजेपी जेडीएस का गठबंधन कंफर्म हो गया है। गठबंधन में 3 सीटों पर जनता दल सेकुलर चुनाव लड़ेगी। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवना हसन सीट से एनडीए के उम्मीदवार होंगे। वहीं 25 सीटों पर बीजेपी अपने प्रत्याशी उतारेगी। बीजेपी ने 25 में से 20 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उम्मीदवारों की अगली सूची पर मंथन के लिए बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज शाम 7 बजे होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में होने वाली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में उम्मीदवारों की अगली सूची पर मुहर लगाई जाएगी। बताया जा रहा है कि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में उत्तर प्रदेश, बिहार समेत आधा दर्जन राज्यों की लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम मुहर लगाई जा सकती है। दिल्ली के कथित शराब नीति घोटाले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर जर्मनी के विदेश मंत्रालय ने टिप्पणी की थी, जिस पर भारत ने कड़ा ऐतराज जताया है। भारत के विदेश मंत्रालय ने आज जर्मन दूतावास के डिप्टी हेड को तलब किया और मामले को भारत का आंतरिक मुद्दा बताते हुए टिप्पणी पर विरोध दर्ज कराया। दिल्ली की एक स्थानीय अदालत ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की शिकायत पर उनके आसपास के सीसीटीवी कैमरा फुटेज को सुरक्षित रखने को कहा है। दरअसल केजरीवाल ने कोर्ट में अपनी सुरक्षा में तैनात दिल्ली पुलिस के अफसर को हटाने की मांग की थी। केजरीवाल का कहना है कि पुलिस अफसर बेवजह सख्त हैं। सुकेश चंद्रशेखर ने अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम को एक्सपोज करने का दावा किया है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सुकेश ने कहा, मैं उसे बेनकाब कर दूंगा। मैं केजरीवाल और उसकी टीम के खिलाफ सरकारी गवाह बन जाऊंगा। मैं सुनिश्चित करूंगा कि उसे सजा दी जाए।
दिल्ली के कथित शराब घोटाले मामले में ईडी ने आज बीआरएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने कविता की रिमांड को 26 मार्च तक बढ़ा दिया है। कोर्ट से निकलते समय कविता ने कहा कि उनकी गिरफ्तारी अवैध है। चुनाव के समय नेताओं की गिरफ्तारी पर चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। लोकसभा चुनाव से पहले हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के 6 बागी विधायक और 3 निर्दलीय विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। सभी विधायकों को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सदस्यता दिलाई। सीबीआई की टीम टीएमसी नेता और पूर्व सांसद महुआ मोइत्रा के कोलकाता स्थित आवास पर छापेमारी कर रही है। लोकपाल के आदेश पर सीबीआई ने पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में महुआ मोइत्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है। लोकसभा ने पिछले साल दिसंबर में अनैतिक आचरण मामले में महुआ मोइत्रा को निष्कासित कर दिया था। बहुजन समाज पार्टी के सांसद राम शिरोमणि वर्मा को पार्टी से बर्खास्त कर दिया गया है। वह श्रावस्ती से सांसद थे। उन पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल रहने के लिए कार्रवाई की गई है। पार्टी की तरफ से एक बयान में कहा गया है कि वो पार्टी विरोधी काम में लगे हुए थे। बिहार बोर्ड ने 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है। इस परीक्षा में करीब 87% छात्र पास हुए हैं। बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर समेत अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में परीक्षा का स्ट्रीम वाइज बोर्ड रिजल्ट जारी किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में 12वीं बोर्ड की परीक्षा में पास फेल स्टूडेंट्स की डिटेल्स समेत सभी डिटेल्स को शेयर किया गया। विवादित यूट्यूबर और बिग बॉस OTT 2 के विनर एल्विश यादव को गुरुग्राम की अदालत ने मारपीट के मामले में जमानत दे दी है। इसके बाद वो रिहा हो गए हैं। इससे पहले कल नोएडा की अदालत से उन्हें जमानत मिली थी। एल्विश को नोएडा पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत गिरफ्तार किया था। नोएडा की अदालत से जमानत मिलने के बाद गुरुग्राम पुलिस ने उनकी रिमांड ले ली थी। रूस की राजधानी मॉस्को के कॉन्सर्ट हॉल में हुए हमले में मरने वालों की तादाद 93 पहुंच गई है। मरने वालों की तादाद अभी और बढ़ने की आशंका है। इन सबके बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को बताया गया है कि इस हमले के संबंध में अब तक 11 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इनमें से 4 सीधे तौर पर हमले से जुड़े हुए हैं। इस हमले की जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट समूह ने ली है। इन सबके बीच अमेरिका ने यह भी दावा किया है कि उसने 2 हफ्ते पहले ही हमला होने की आशंका रूस के साथ साझा की थी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष शहरयार खान का आज निधन हो गया। वे 89 साल के थे। शहरयार क्रिकेट प्रशासक होने के साथ ही डिप्लोमेट भी रहे हैं। साल 2000 के दशक में भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट दोबारा शुरू कराने में शहरयार की अहम भूमिका रही थी। उन्होंने 2003 से 2006 के बीच PCB की जिम्मेदारी भी संभाली थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भूटान दौरे के दौरान राजधानी थिम्पू में आज एक आधुनिक अस्पताल का उद्घाटन किया। अस्पताल भारत की मदद से बनाया गया है। अस्पताल के उद्घाटन के दौरान PM मोदी के साथ भूटान के प्रधानमंत्री थेरिंग तोब्गे भी शामिल थे। दोनों ने मिलकर हॉस्पिटल का उद्घाटन किया।